तो एक तरफ जहां पर हिजाब को लेकर जो विवाद बना हुआ है उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष पर। सर, जो घटना हुई है, जो विवाद सामने आया है, असदुद्दीन ओवैसी उसे कैसे समझते हैं? क्या वो हिजाब का विवाद है, वो अधिकारों की लड़ाई है, या फिर किसी और तरह से असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले को देखते हैं? वो उन मुस्लिम महिलाओं की तरफ से अपने फंडामेंटल राइट टू चॉइस का वो उनकी लड़ाई है और मैं उसकी पूरी तायीद करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में अब राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में साफ तौर से कह दिया कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वो क्या खाए और क्या कपड़ा पहने। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें ये बात साफ हो जाती है। कर्नाटका सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को वायलेट करता है, जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है और कोई सरकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगा सकती। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आप अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत लेमैन भाषा में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये पूरा विवाद जो है वो एक कॉलेज के अंदर हो रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, एक ड्रेस कोड होता है। ये मामला जब कोर्ट में पहुँचा तो कोर्ट भी ये कहता है कि हम भावनाओं से नहीं चलेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। अब मुझे आप ये समझाइए कि अगर कॉलेज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं और वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, तो क्या वहाँ का ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या ये इच्छा होनी चाहिए कि आप जो पहनना चाहें कॉलेज के अंदर आप पहनकर जा सकते हैं? मैडम, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम लेता हूं, आप अपनी टीम को बोलिए, थोड़ा देख लो जी। ये है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). अब जब मेरे हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए बताइए? मेरे निकाब पहनने से क्यों तकलीफ होनी चाहिए? और जब ये क्या संविधान कॉलेज में स्कूल में जाने से सस्पेंड हो जाता है? संविधान तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। संविधान में जो तो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो तो हर किसी को अवेलेबल रहेंगे। और एक बात समझिए कि केरला हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं का स्कार्फ या हिजाब वो आर्टिकल 25(1) से प्रोटेक्टेड है। ये मुस्लिम महिलाओं के इस्लाम में रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है। तो इससे आपत्ति तकलीफ क्यों हो रही है? तो पूरा कंट्रोवर्सी कर्नाटक की बीजेपी की सरकार ने उठाया इसको और गलत नोटिफिकेशन इशू किया। और आप सही कह रहे हैं कि अब ये मसला कर्नाटका हाई कोर्ट में, हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां से इंसाफ होगा। अच्छा, ओवैसी साहब, अभी थोड़ी देर पहले मुस्कान से हमारी बातचीत हो रही थी और मुस्कान ने ये साफ तौर पर कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, मैं अपने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही हूं। लेकिन जरा ये भी समझाइए कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और उस बयानबाजी में आपके साथ साथ और भी बहुत सारे नेता शामिल हैं जिनकी तरफ से इसे लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये लड़ाई कर्नाटक से पहुंच चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे में क्या इसका पॉलिटिसाइजेशन यानी कि किसी तरह का राजनीतिकरण या वो डिवीजन पैदा करने की कोशिश तो नहीं है? मैडम देखिए, मेरी स्पीच के में कहाँ पर मैं किसी रिलीजन के बारे में, किसी समाज के बारे में बोला हूँ? कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। आप बड़ी जिम्मेदार चैनल के एंकर हैं। कहाँ पर हमने किसी बारे में कहा? हमने कहा कि उस लड़की को, उसके हौसले को, उसके अज़म को हम सलाम करते हैं। और अगर वो लड़की का नाम लक्ष्मी होता तब भी ओवैसी उसकी तारीफ करता और उसकी तायीद में खड़ा हो जाता। ये कौन से लोग हैं जो एक लड़की के अतराफ में 15-20 जमा हो जाते हैं और उसके एक गुंडों की तरह गुंडागर्दी करना चाहते हैं? और उस लड़की ने जो प्रोटेस्ट किया उसका हक है, उसकी बहादुरी को सलाम करना, उसके माँ बाप ने जो तरबियत दी उसको सलाम करना। तो इसमें ध्रुवीकरण या इसमें किसी समाज के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसी बीच में ओवैसी साहब, अब तो पाकिस्तान से भी रिएक्शन आने लगे हैं और जाहिर बात है उसे लेकर हम और आप ऑब्जेक्शन ही रेस करेंगे कि पाकिस्तान क्यों इस मसले में बोल रहा है या इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी ज्यादा इस पर बयानबाजी होगी या जो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें राजनीतिकरण तो देखिए है ही, भले ही आप इससे अपने आप को अलग रखते हो, तो क्या लगता है कि इसे और तूल मिलेगा? पाकिस्तान इस पर हो सकता है कि और बवाल करे, और बात करे, और रिएक्शन दे?
पाकिस्तान को हम याद दिलाना चाहेंगे कि मलाला को वापस बुलाओ पाकिस्तान को, चलो उसको सुरक्षा दो। तुम्हारे देश में तुमने मलाला को गोली मारी, उस बच्ची को बरतानिया जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करना पड़ा और बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि हमारे शिया भाइयों के ऊपर, बलूचियों के ऊपर, और अगर कोई मसलक के झगड़ों होते हैं और बमबारी होती है, पाकिस्तान को वो समझ जाए ना। पाकिस्तान को अब तक पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको अभी तक इस्लाम के बारे में सही माने समझ में नहीं आए उनको अभी तक। तो वो हमारे भारत के संविधान के बारे में मत बात करें। और उनके संविधान में तो कोई नॉन मुस्लिम ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता ना प्रेसिडेंट बन सकता। तो खामखा पाकिस्तान जो है इस मसले में ना पड़े। उनके कंट्री में बहुत मसाइल हैं, उसकी फिक्र करें। हमारे घर की बात है और पाकिस्तान खामखा भाड़ में जाए, हमको उससे क्या करना है उस मुल्क से। ओवैसी साहब, मुझे तारीफ करनी होगी, बहुत साफगोई के साथ आप इस पर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है जब इसमें बिटवीन द लाइंस बाकी के नेता बात करते हैं और जो सीधा संदेश पाकिस्तान को देना चाहिए वो नहीं देते। और खास तौर से इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। क्या ये वजह है कि इसीलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं नेता? अब मैडम, हमारी ज़बान तो चलती है, अब हमारी ज़बान को बंद करने के लिए हमारी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो ना हम मौत से डरते हैं, ना हम सच्चाई को बयान करने से कभी डरेंगे। और जो सच्चाई है आपके सामने बयान करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है और गरीब जनता की हमारे साथ उनकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है, कोई गूंगा बन जाता है, कोई अंधा बन जाता है और बहरा हो जाता है, तो वो तो 3 बंदरों की कहानी मुझे याद आती है। तो हम तो यही कह रहे ना कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए बोलिए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा में स्पीच दिए प्रेसिडेंट डिबेट में, एक लफ्ज प्रधानमंत्री नहीं बोले। कहाँ गया उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ गया उनका बयान कि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा हूँ ट्रिपल तलाक के वक्त? क्यों नहीं उनकी महिला मिनिस्टर जवाब दे, उस पर कुछ बोलती हैं? भाई अगर मैं देश के संसद में टोपी और दाढ़ी पहनकर बोल सकता हूं नरेंद्र मोदी के सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, तो ये बच्ची अगर हिजाब पहनकर जा रही है स्कूल को तो क्यों तकलीफ हो रही है जी? और मैडम आपको मैं बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार में एनएसओ का डेटा है जो कहता है कि 21% मुस्लिम महिला ऐसी हैं जो 3 और 25 साल की, ये कभी किसी स्कूल में एनरोल नहीं हुई है। आप बताइए कि आप ये पढ़ना चाह रहे हैं ना। अच्छा, और एक बात सुनिए, फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप या फुटबॉल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि अगर कोई महिला फुटबॉल हिजाब पहन के खेलना चाहते खेल सकते हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कह सकता है कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। बैडमिंटन फेडरेशन कह सकता है। अरे ये रिग्रेसिव पॉलिसी नहीं है तो क्या है? ठीक है ओवैसी साहब, आप इसे रिग्रेसिव पॉलिसी बता रहे हैं, मैं समीर अब्बास बोल रहा हूं। ओवैसी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि इसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अब ये मामला है दक्षिण का, साउथ का, लेकिन इसका असर नॉर्थ में भी देखा जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब ये कर्नाटक से निकलकर यूपी में ये मामला डिस्कस होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी बुनियाद पर एक तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश हम देख रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश हम देख रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या ये कोशिश हो रही है क्या राजनीतिक दलों की तरफ से? ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, ध्रुवीकरण नहीं होगा। देश की जनता देख रही है कि एक बच्ची और जो एक उस रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है, हिजाब, निकाब और चादर ओढ़ना, जिसको केरला की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ क्या कहा था, स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1) हाई कोर्ट ने कहा था, वो जजमेंट है। और पुट्टू स्वामी ने तो ये भी कह दिया कि कौन क्या खाता है कौन क्या पहनता है उसका है, अगर कोई कर रहा है तो एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा ओवैसी साहब, एक इसमें दिक्कत है, बात की जा रही है बार बार यूनिफॉर्मिटी की, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो अपने नियम कायदे होंगे, हर स्टेट के अपने नियम कायदे होंगे। जैसे कर्नाटका में जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 है उसकी धारा 33 कहती है यूनिफॉर्मिटी की बात। अब कुछ लड़कियां या कुछ छात्र अलग पहनावे के साथ उसमें जाएंगे तो हम तो खुद ही अपने आप को अलग कर रहे हैं ना, बाकी लोगों से अलग करके अगर स्टूडेंट्स अपने आप को ही देखेंगे तो वो यूनिफॉर्मिटी कहां रह जाएगी? सबसे पहले तो समीर अब्बास साहब, आप गलत सेक्शन कोट कर रहे हैं। कर्नाटका सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया जी,
वो कर्नाटका का सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 के तहत उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा इक्वालिटी, इंटेग्रिटी जी और डजन हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। आप मेरे को बताइए, इक्वालिटी तो भारत के संविधान में प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, और भारत के संविधान में इक्वालिटी की जब बात आती है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात आती है। तीसरी बात आप समझिए कि आप स्कूल में हिजाब पहनने वाले बच्चियों को कॉलेज में अलग क्लास में बिठाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर सब मिलकर बैठेंगे तो तकलीफ क्या होगी? ये देखिए, ये हिजाब से ज्यादा ये एक हेट पॉलिटिक्स जो की जा रही है देश में, उसकी एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बात देखिए ओवैसी साहब, हर किसी के समझ में आती है कि जो बच्चियां एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल करना चाहती हैं, बड़ी एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, उनकी राह में हिजाब रोड़ा नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से दलील यूनिफॉर्मिटी को लेकर ही दी जा रही है कि अगर एक तरफ की लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो हम भी कल को भगवा गमछा डालकर अगर कॉलेज में, स्कूल में पहुंचेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। तो स्कूल कॉलेजों के लिए क्या ये अच्छा नहीं है कि एक तरह की यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे किसी भी रिलीजन से छात्र या छात्राएं ताल्लुक रखते हों? मेरे दोस्त, आप भूल रहे हैं, आप जानते तवक्कल कारमान कौन थी? तवक्कल कारमान यमन की एक महिला है जिसको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, वो हिजाब पहनती थी। आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम महिला या लड़की हिजाब पहनती है, निकाब करती है, चादर ओढ़ती है, तो वो उस रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है जो कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया आर्टिकल 25 में। अब ये बताइए, एक मिनट, अब ये बताइए कि जो लोग शॉल पहनकर आ रहे हैं, वो अचानक इनको शॉल कौन दे रहा है भाई? अगर मेरे घर से मेरी बेटी जाती है स्कूल कॉलेज को तो निकाब, हिजाब या चादर पहन के जाएगी। इनको शॉल कौन दे रहा है भैया? इनको शॉल कौन दे रहा है? आप स्कूल के उस फ्लैग पोल पर चढ़कर जहां पे भारत का तिरंगा लहराता था, आपने वहां पर दूसरा झंडा लगा दिया। इनको कौन रेडिकलाइज कर रहा है? यही बात हमने पार्लियामेंट में कही थी कि जो इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं उन पर नजर रखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हर रिलीजन के काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल को खोलिए। वो सरकार नहीं करना चाह रही है। कर्नाटक की सरकार इतने दिन से खामोश क्यों बैठी थी? लेकिन ओवैसी साहब, ये बताइए कि ये जो अभी कम से कम तस्वीर हमें देखने को मिल रही है कॉलेज के भीतर, ये कहीं से भी संविधान को लेकर ये खूबसूरत तस्वीर तो है नहीं, और ये तस्वीर किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आपको ऐसा क्या नहीं लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये मसला क्या है? इस मसले को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा नहीं लगता है आपको? मैडम, मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे ही दे सकता हूं कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जो पिटिशनर हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको बेटी को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, उस वकील ने खड़े होकर कल कोर्ट में कहा, जो लाइव लॉ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया, कि उस वकील को मैं सलाम करता हूं, जो हमारे हिंदू भाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं और मेरा बेटा टीका लगाकर स्कूल को जाता है। ये हम बात कर रहे हैं आपसे, इसको देश को समझने की जरूरत है, और ये फंडामेंटल राइट है मेरा। जी नहीं तो, लेकिन ये स्थिति क्या बेहतर नजर आती है आपको कि लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहनकर जाएं और जो ब्राह्मण छात्र हैं वो टीका लगा के आएं? सर, अब मुझे जाना पहनकर जाएं। ओवैसी साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया बस, क्योंकि आपने मुस्कान का जिक्र किया और आपने उसकी हिम्मत की तारीफ काफी की। बस एक बहुत हल्के अंदाज में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मुस्कान से अगर मौका मिले तो आप मिलना चाहेंगे मुस्कान से? क्या कहा आपने? मुस्कान से आपकी मुलाकात होगी क्या ओवैसी साहब? हेलो, इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद उस लड़की से मिलूंगा, बल्कि उस लड़की के कल की उस बहादुरी से मुझे हौसला मिला है। मुझे हौसला मिला है, मैं उसको सलाम करता हूं। अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसको और ऊंचाइयों पर लेके जाए, अल्लाह उसको देश के लिए और हो सके कि वो देश का नाम और रोशन करे। ओवैसी साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को। बस चलिए।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी हमसे बातचीत कर रहे थे, AIMIM के चीफ, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मैं मुस्कान की हौसला अफजाई करने के लिए उससे जरूर मिलूंगा। तो बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें उन्होंने कहा अगर मौका मिला तो मुस्कान से मिलूंगा। इसके साथ ही हिजाब विवाद को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बातों का उन्होंने जिक्र किया ओवैसी साहब ने। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि संवैधानिक एक ये बड़ी लड़ाई है और दूसरी तरफ क्यों इसे कहीं से कहीं तक इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि मुस्कान से मुझे हौसला मिला है और मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा।